ये हुआ निकल जाने के लिए अपने घर, और रवि तब तक रुके हुए थे, और रवि ने मेरे पास आकर मुनादी की कि लगता है रात सड़क पर बितानी पड़ेगी। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये भविष्यवाणी वो अपने लिए कर रहे हैं कि मेरे लिए कर रहे हैं कि रात सड़क पर बितानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग ऐसे ही एक खाली ऑटो खड़ा था वहाँ पर, बहुत ठंडा था, बहुत ठंड थी। 30 जनवरी, ये 31 जनवरी की बात हो गई, नहीं 30 जनवरी की रात की बात है। और हम रात भर फिर उस ऑटो में बैठे बातें करते रहे, और मेरी अटैची चीन की दीवार की तरह हम दोनों के बीच में रखी हुई थी। लेकिन बात करते करते हम लोग की दोस्ती हो गई। और उस ज़माने में फ़ोन वोन तो होता नहीं था। कॉलेज में प्रिंसिपल के ऑफिस में फ़ोन रहता था। प्रिंसिपल बड़ी शक्की किस्म की औरत थी, और रवि ने मुझे कॉलेज में फ़ोन किया और कहा कि शाम को कनॉट प्लेस आओ तुम। तो मैं चली गई कनॉट प्लेस। हमारे घर में कभी भी लड़का लड़की दोस्ती को कभी हुआ नहीं माना गया कि हमको छुप के या झूठ बोल के जाना पड़े। हमने बता दिया हम जा रहे हैं रविंद्र कालिया। मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ हाँ, उनकी कई कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं रविंद्र कालिया की। इस तरह हम मिलते गए, और 6-7वें दिन रवि ने कह दिया कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से हुआ कि हम लोगों का शादी की हाँ तो बहुत देर में मिली माता पिता से, क्योंकि रवि को उनके दोस्तों ने समझाया कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, और मेरे दोस्तों ने और मेरे परिवार ने मुझे समझाया कि अरे हम तो तुमको विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी बनाने वाले थे, और तुम ये क्या शादी करना चाहती हो। मेरे घर में बहुत एंटी मैरिज माहौल था। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि किसी एक भी लड़की की शादी करें। हम 2 बहनें हैं, और मेरे पिता दोनों बहनों के लिए बड़े परेशान हुए कि दोनों ने शादी की। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम लोग शादी करें। बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उसके बाद फिर आपने उपन्यास और कहानियां उस चुनौती को लिया, और जी हाँ, फिर मैंने कहानियाँ वाकई में मैंने कहानियाँ लिखी हैं, बड़े धड़ल्ले से लिखी। हाँ। और मैंने इसलिए भी लिखी आशुतोष जी क्योंकि कविता का ज़माना बड़ा छोटा था। कविता का युग 1 दशक में इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि कविता के नाम पर लोग बड़ी जघन्य कविताएं लिखने लगे और देहवादी कविताएं लिखने लगी। श्रीकांत वर्मा जैसे गंभीर लेखक लिखने लगे, क्या मैं पड़ा रहूं स्त्री की जीभ और जान के भूगोल में। अब मुझे बहुत वितृष्णा हुई। मुझे लगा इतनी देहवादी कविताएं और स्त्री को एक ऑब्जेक्ट मानकर लिखना, अरे इसी के विरुद्ध तो सारी लड़ाई है कि स्त्री को ऑब्जेक्ट न माना जाए। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं खुद कविता से निकलना चाहती थी। तब मैंने कहानियाँ लिखने शुरू किया, और मेरे जो भी काम मैं करती हूँ ना, जिसे कहते हैं कि इफ़ यू लाइक अ थिंग ओवर डू इट, तो मैंने कहानी में भी यही किया कि मुझे कहानी लिखने में मज़ा आने लगा। और फिर मैंने बहुत कहानियाँ लिखी क्योंकि मेरे आसपास इतने सारे विद्यार्थी थे, इतनी सारी समझिए कलीग्स थी, मेरी सहयोगी टीचरें थी, मेरे साथी प्रोफेसर्स थी। तो मेरे पास विषय की कोई कमी नहीं थी, और परिवार में भी थे, अजीब व गरीब लोग थे, तरह तरह के लोग थे। आप खुद ही अपने घर में देखिए, आपकी बुआ, आपकी मासी, आपकी चाची, आपके चाचा, और आपके अपने माता पिता, और आपके अपनी विसंगतियाँ, ये सारी मिलकर कितने विषय होते हैं। अगर आप लिखें ना, महाभारत भी तो एक परिवार की ही कहानी है, अभी जो बता रहे थे वो। और थैंक गॉड कि महाभारत जैसा परिवार हम लोगों के पास नहीं है। इतना ना समझ, भाई आपस में लड़ रहे हैं, भतीजे आपस में लड़ रहे हैं। और मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही मूर्ख परिवार था उनका, जो इतना ज़्यादा ज़मीन के लिए लड़ा। और फिर भी जो बारीकियाँ होती हैं स्वभाव की, वो कई बार पिंच करती हैं, और शायद वहीं से कहानी निकलती है। बड़ा दौर बदला है, आपने हर दौर देखा है। नया दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग व्हाट्सएप पे रहते हैं, टेक्नोलॉजी पे है, इंस्टाग्राम बनाते हैं। तो इस दौर की क्या चुनौतियां हैं सब जो है, आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप ही ऐसी हैं जिन्होंने पूरा
वो युग भी देखा है जी, जिस जी। समय एक ही फोन हुआ करता था, हाँ। हर हाथ में जी एक आशुतोष फोन। जी, जी हम 2 शताब्दियों के बीच फंसे हुए लोग हैं। हमने 20वीं शताब्दी के 4 शतक नहीं 4 नहीं 6 शतक देख लिए, 6 दशक देख लिए, और अब 21वीं शताब्दी के 2 दशक देख रहे हैं। तो जाहिर है कि हम 2 शताब्दियों के बीच के लोग हैं और हमने बहुत परिवर्तन देख लिए हैं। और अब जो डिजिटल युग आया है, टेक्नोलॉजी की इतनी ग्रोथ आई है, तो मेरी रचनाओं में भी उसी तरह बदलाव आ रहा है। मेरा एक उपन्यास है जो केरल में 6 साल से कोर्स में लगा हुआ है, सपनों की होम डिलीवरी। और ये मैंने वाक्य भी जो शीर्षक है ये लिया है डोमिनो से, जिनकी यूएसपी है खुशियों की होम डिलीवरी। पहले मैंने नाम रखा था खुशियों की होम डिलीवरी, तो मेरे बच्चों ने कहा कि वो तुम पे मुकदमा कर देंगे कि तुम उनकी यूएसपी ले रही हो। यूएसपी यू नो, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है ना। तो फिर मैंने बदल के उसको सपनों की होम डिलीवरी कर दिया। उसमें यही है कि शादी ब्रेक होती है, सेकंड मैरिज होती है लड़की की, और सेकंड मैरिज में उसका लड़का ड्रग एडिक्ट हो जाता है और कैसे वो बाद में उसको ठीक करती है। ये आजकल की समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन की, कि जब वो समस्याओं का समाधान नहीं पाते तो थोड़ा सा वो स्मैक और ड्रग की ओर चले जाते हैं, नशे की ओर चले जाते हैं। और आज के सभ्य वर्ग, तथाकथित सभ्य वर्ग में भी ये है कि अपने को चिल डाउन करने के लिए 1 पैग लेना, 2 पैग लेना विस्की कोई बुरा नहीं समझते। मेरे तो जीवन साथी की किताब ही है गालिब चिट्ठी शराब, जो कि उन्होंने तब छोड़ी जब लिवर उनका ख़राब हो गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, आप प्रगति के साथ साथ ये चीज़ें आती हैं। विकास के साथ विनाश आता है, प्रगति के साथ थोड़ी दुर्गति आती है, लेकिन गति फिर भी रहती है। तो मेरी अभी जो मैं आज जो लिख रही हूँ उपन्यास, उसका अंतिम चैप्टर लिख रही हूँ, वो कोरोना पर है। लेकिन वो कोरोना की विभीषिका पर नहीं है। कोरोना में बहुत लोग मरे, मैं जानती हूँ, पूरे विश्व में मरे, लेकिन मैं कोरोना के सर्वाइवर्स पे लिख रही हूँ, जो जिंदा बच गए, हम जैसे लोग। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ लेकिन वो बच गए। तो जो सर्वाइवर्स हैं उनकी कहानी भी तो कहने वाला कोई होना चाहिए। उनके बीच में भी कोरोना काल में भी न जाने कितनी मेरी मित्रों ने शादी की, न जाने कितने घरों में बच्चे पैदा हुए। वो 2 साल में जीवन रुक नहीं गया था, थम गया था, थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। तो इस पर मैं अपना नवीनतम उपन्यास लिख रही हूँ इस समय। कुछ उसका टाइटल शेयर करना चाहेंगी कि अभी? हाँ, उसका टाइटल जिससे फिलहाल लोग मैंने जो रखा है- है कोरोना काल की मोहब्बतें। क्या बात। हाँ। इस पर आते हैं साहब, साहित्य उत्सव अब लगभग हर शहर, बड़े शहर में होने लगे हैं, और उसमें आप जैसे अब यहाँ रांची में हैं तो हम लोगों का ये शुभ अवसर मिला कि आप यहाँ पर पधारी और बातचीत करने का, सुनने का एक मौका मिला। तो इनके उभार को आप किस तरह से देखती हैं? ये क्या ये कुछ साहित्यिक गतिविधियों में मददगार हैं? इनसे कुछ हो पा रहा है या कुछ और भी हम लोगों को करना चाहिए जिससे कि थोड़ा पठन पाठन का? आशुतोष जी, आपने अपने स्वागत भाषण में ये साहित्य उत्सव पर कहा था, बहुत ही अच्छी बात कही थी आपने, कि किताबों की ओर लोगों को ले जाने के लिए साहित्य उत्सव बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई ना कोई स्टॉल ज़रूर प्रकाशक खोलते हैं जहाँ किताबें मिलती हैं। और होता यही है, हमारे ज़माने में भी होता था, जब हम लेखक को देखते थे तो उसकी किताब पढ़ने की इच्छा होती थी। तो साहित्य उत्सव ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि वो लेखकों को एक मंच दे रहे हैं, और थोड़े ही सही जो लोग आते हैं उनको कम से कम एक जिज्ञासा होती है कि देखें आखिर क्या लिखते हैं। अगर किताब बहुत मोटी ना हो तो वो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि तनवंगी किताबें जल्दी बिकती हैं और वो फिर पढ़ी भी जाती है, क्योंकि वो एक बैठक में आप पढ़ लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मेरी कोई किताब मोटी ना हो,
और आप ये देखिए साहित्योत्सव की दूसरा बहुत बड़ा योगदान साहित्योत्सव का ये है कि आपको साहित्य की ओर उन्मुख करते हैं। देखिए, एक ज़माने में मेला लगता था तो माता पिता बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को मेले में जाने से रोकते थे कि अरे क्या है, मेले में जाओगे तुम मौत का कुआं देखोगे, बंदर का तमाशा देखोगे, और झुल्ली खरीदोगे, हार खरीदोगे, पैसा खर्च करोगे, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, मेले में जाके बिगड़ जाते हैं। साहित्योत्सव ऐसा मेला है जहाँ माता पिता आपको जाने से रोकते नहीं हैं। आपके कॉलेज के भी प्रिंसिपल आपको रोकेंगे नहीं अगर आप ये कहेंगे आप इस पुस्तक समारोह में जा रहे हैं या साहित्य समारोह में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेले को आपने एक परिमार्जित रूप दिया है, और इस मेले में पुस्तकों से, क्योंकि ये संबद्ध है, पढ़ने से संबद्ध है। आज जो पढ़ने की संस्कृति इतनी कम होती जा रही है, आपने अभी बात की थी इसकी अपने भाषण में, कि वाकई में आज हालत ये है कि अगर कोई बुक बड़ी बोरिंग है तो हम लोग बुक बंद करके फेसबुक खोल लेते हैं, और फेसबुक पर हम लोग घंटों बिताते हैं, पर पुस्तक को हम 5 मिनट नहीं देते। तो साहित्योत्सव हमको फेसबुक से वापस बुक की ओर ले जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया स्वस्थ बात है, और जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं अगर उनमें से 10% भी किताबें खरीदें तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये परिवर्तन इसी तरह आएगा। देखिए, जो गोरख पांडे ने कहा था समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, वही बात है ये। वो तो ये कहता था ना, न रूबल से आई न डॉलर से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो वही बात है कि परिवर्तन आएगा तो किताबों से आएगा, विचारों से आएगा। हर समय हम अध्यात्म की बातें नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, उनका पालन हम नहीं कर सकते हैं। और वाकई में मैंने अभी जब बोल रहे थे, पटनायक जी बोल रहे थे, उस समय मेरे मन में तुरंत एक कहानी आई कि मैंने देखा है एक अरबपति आदमी को, मैंने देखा पटना में, इतनी मेहनत करते हुए खाना खाते थे, जब उनके माथे पे पसीना आ जाता था टेंशन के मारे, तनाव के मारे। और वो जब नाश्ता हमारे साथ सुबह कर रहे थे तो मैंने देखा हम लोग तो चीज़ भी खा रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं, ब्रेड भी खा रहे हैं उनके साथ, और वो एक सूखा टोस्ट खा रहे थे और काली चाय पी रहे थे। तो मुझे लगा ये इतनी मेहनत करते हैं, इतना करोड़ों कमाते हैं, इनके घोड़े दौड़ते हैं मुंबई में रेस में, और ये इतनी मेहनत करते हैं, आपाधापी करते हैं, पसीना आ जाता है इनको बार बार, यानी इनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, और खाने के लिए उनको एक जला टोस्ट और काली चाय। अरे इतना तो तुम 2 रुपये कमाओगे तो भी खा पा जाओगे। तो आप ये देखिए कि कितनी अजीब बात है कि वाकई में चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जो लोग केवल प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, और वो हमारे विज्ञापन जो है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था मेरा शब्द, मैंने इस पर एक कविता भी लिख दी कि मेरा शब्द आज केवल भावुकता का या प्रणय का शब्द नहीं है, मेरा शब्द आज कब्जे का शब्द है। मेरी वाली मोटरसाइकिल, मेरी कार, मेरा प्रेमी, ये मेरा शब्द जो है हम लोगों ने अहंकार का शब्द बना दिया है, कब्जे का, अधिकार का शब्द बना दिया है। और हम इन्हीं चीज़ों से लड़ते हैं हम लगातार। जब लिखते हैं हम तो हम कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा पिघला देते हैं, अपने को मेल्ट करते हैं हम थोड़ा सा, तभी तो आखिर हम लिखते हैं। हम दूसरे की पीड़ा को भी समझते हैं, उसमें हम परकाया प्रवेश करते हैं। अगर हम अपनी पीड़ा लिख रहे हैं, साथ में दूसरे की भी तो लिख रहे हैं, भाई उसको हमसे क्या शिकायत है। पात्र एक नहीं होता है, कहानी में कई पात्र होते हैं, और हर पात्र को आपको समझना पड़ता है। भले ही हम पक्षधरता लें, लेकिन साथ ही साथ हमें एक एंगल लेना पड़ता है।
और हमें समझना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मानवीयता के विरुद्ध नहीं हो सकती। लेखन का ये पहला गुण है कि वो कभी भी मानवीयता के विरुद्ध नहीं जाएगा। ममता जी, आपने कविता का जिक्र किया, गोरख पांडे की कुछ लाइनें भी सुनाई, तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कुछ कविता की अपनी लिखी हुई जो कविता है उसमें अगर ये संभव हो सके, मैं अचानक आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अगर हो सके तो हमारे सभी आशुतोष जो जी, है। आपकी बात तो बहुत आकर्षक है। कविता मैंने बहुत लिखी है कविताएं, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मुझे याद नहीं रहती। मैं ज़रा सा देखती हूँ, अगर मैं आपको सुना सकती हूँ तो है। ये छोटी सी कविता है, एक छोटी सी कविता है जो दार्जिलिंग जाते हुए रास्ते में मैंने लिखी थी। दार्जिलिंग जाते हुए महानंदा और तीस्ता के किनारे की सड़क पर केरल से भी कद्दावर पेड़ों के जंगल, दूसरी तरफ पानी के सोते, जगह जगह तख्तियाँ, हाथियों को जाने की जगह दें। वहाँ हाथी बहुत जाते हैं, वहाँ महानंदा की तरफ। जलाशय बहुत गहरा है, सावधान। रात के पंछी कीट पतंगे अपनी फड़फड़ चिकपिक और भनभन के साथ बजा रहे हैं जंगल का वाद्य वृंद। नेटवर्क आने न आने के बीच फोन मेरे हाथ में झुनझुना है बस। फेसबुक पर संदेश है, तस्वीरों में गतिरोध है, व्हाट्सएप पर पूरी तरह अवरोध है। जीवन की इन दो लतों का कोई उपचार नहीं। नींद की कोई गोली लाई चने जैसी बेकार, नागवार। दोस्तों से दूर छुट्टी है क्रूर। लिखने का मन है प्रेम कहानी। याद आती है मधु कांकरिया की बात सयानी। जो लोग जीवन में नहीं आ पाते वे कहानियों में ही जगह बनाते हैं। जो लोग जीवन में नहीं आ पाते वे कहानियों में ही जगह बनाते हैं। दूसरी कविता है मेरा कवच। उपस्थित होना नहीं होता, कोई अनुपस्थित होकर भी होता है हर घड़ी मेरे पास। हर फोन पर सलाह देने वाला, हर गड्ढे से बचाने वाला, हर बीमारी का इलाज करने वाला, हर ज़रूरत को अग्रिम जान लेने वाला। उसकी बातें निर्भीक होती थी और सटीक, वे झट से जाकर दिमाग में बैठती थी। जब उसे बुलाना होता है मैं उसके कपड़े पहनकर देखती हूँ, चुपचाप वो मुझे पूरा ढांप लेता है कवच की तरह। एक और कविता है मेरे अंधेरे में, मैं शीर्षक नहीं दे पाती हूँ कविता की। मेरे अंधेरे में सिर्फ एक जुगनू था, मेरी फुलवारी में सिर्फ एक गुलाब, मेरे आकाश में सिर्फ एक तारा था, मेरी नदी में सिर्फ एक नाव। एक ही एक पर टिका था जीवन, जैसे एक तारे पर गाया हुआ अभंग। उदास, अकेला, अधूरा। और भी नदियाँ थीं जो तुम तक उमड़ती थी। मेरे पास प्यास थी, तुम्हारे पास पानी। जब भी देखी कोई नदी तुम तक उमड़ती हुई, मैंने बस इतना किया, अपनी प्यास को ही पी लिया। एक अखबारी कविता लिखी थी मैंने, जीवन इन दिनों। अखबार ऐसे इश्तिहारों से भरे पड़े हैं जिन चीज़ों की मुझे कतई ज़रूरत नहीं। खबरों को काटकर इश्तिहार चिपकाए जा रहे हैं। मुखपृष्ठ से पहले एक चिपक्कू जौहरियों के लिए रिजर्व है। आखिरी पन्ने से पहले एक और चिपक्कू, ट्रक जितनी बड़ी कार का इश्तिहार। सवाल ये उठता है कि पहले सड़क चौड़ी करें या करें। पुलिस की परेशानी है कि वो साइकिल बचाए या सरकार।
आधे नेता गिद्ध हैं तो आधे संदिग्ध। कुछ अपना कारोबार जेल से संचालित कर रहे हैं तो कुछ अपने शक्ति केंद्रों से। चंद शरीफ लोगों को सज़ा सुनाई जा रही है, बलात्कारियों की रिहाई की खबर पहुंचाई जा रही है। गांवों से कस्बों से कन्याएं गौरैयों की तरह विलुप्त होती जा रही हैं। नौकरीशुदा लड़कियां लुट पिट कर शाम सवेरे आग का गोला बनती जा रही हैं। देश के सारे कर्णधार अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने विदेश जा रहे हैं, जहां चोर लुटेरे डाकू पहले ही अगवानी के लिए तैयार खड़े हैं। लेखक कलाकार पटापट पटके जा रहे हैं। खबरों के खुलासे पर पत्रकार मार खा रहे हैं। राशन की दुकान पर निराधार लोगों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। दवाओं में चौक पाउडर से काम चलाया जा रहा है। संस्कृति की पिटारी पर रक्षक तक्षक की तरह लिपटे पड़े हैं। आज बाजार से जो सेब खरीदे 6 में से 5 सड़े हैं। बहुत ही दिलचस्प है। और आखिरी आपने अखबार वाली भी सुना के मुझे कृतार्थ किया। तो अब हर एक सत्र की एक समय सीमा है और मुझे इशारा हुआ है कि भाई समय आपका नज़दीक समाप्त होने के करीब। तो अब कुछ सवाल जवाब मैं चाहूँगा कि ऑडियंस से, और हमारे जो इतने और लोग आए हैं साहित्य में दिलचस्पी रखने वाले, तो वो अगर कुछ ममता जी से कुछ सवाल पूछना चाहें तो निश्चित रूप से ममता जी उसका जवाब देना चाहेंगी। जी, आप एक तो आइडेंटिफाई कर दें, अपने नाम बता दें और फिर सवाल सीधा पूछें। हेलो मैम, Amit Chaturvedi from ICFI University, Jharkhand. I'm an assistant professor in English. So my students have this particular general query कि सर हम लिखना चाहते हैं पर शुरुआत कहाँ से करें ये हमें समझ में नहीं आती. We can conclude it, but how to start it is a tough job. So any insight about it? देखिए, कहानी को हमेशा बीच में से शुरू करना चाहिए. वो ज़माने गए जब हम कहते बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, या हम कहें बहुत पहले एक मजदूर हुआ करता था. नहीं, हम बीच से लेंगे बिल्कुल. जैसे याद कीजिए निराला की कविता वो तोड़ती पत्थर, क्या गजब की कविता है. वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर. तो एकदम से आप पढ़ना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ उस मजदूरन के साथ. इसी तरह नरेश सक्सेना की एक बड़ी अच्छी कविता है कि वो सोई हुई है गिट्टियों पर, उसने दिन भर हड्डी तोड़ी है और गिट्टी तोड़ने के पैसे कमाए हैं. कितनी बड़ी बात है ये. हड्डी तोड़ती है तब जाके गिट्टी टूटती है, और वो सोई हुई निश्चित उन्हीं गिट्टियों के ऊपर सोई हुई है मजदूरन. इसी तरह कहानी को जब बीचों बीच शुरू करते हैं, रांगे राघव की गदल कहानी याद कीजिए, बिल्कुल बीच से शुरू होती है. पुराने लेखक जो थे वो इस गुर को ज़्यादा अच्छी तरह समझते थे. आज के नए लेखक भी जो नई वाली हिंदी वाले हैं वो भी बीच से शुरू करते हैं. जैसे मैंने पढ़ी थी बागी बलिया किताब पढ़ी थी सत्याव्यास की, तो मैं सोचती थी ज़रूर इसमें बलिया में जो स्वाधीनता संघर्ष था वो होगा. बिल्कुल नहीं, उसमें दो दोस्त हैं और वो बलिया के हैं, और वो कैसे अपने जीवन में कभी तिकड़म तो कभी प्रेम दोस्ती, और एक लड़की से उनकी दोस्ती है, क्या जोखम वो उठाते हैं उसके लिए. बिल्कुल चेतन भगत की तरह. जैसे चेतन भगत की कहानी है हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें वो आम के पेड़ पे चढ़ जाता है. अरे आम का पेड़ इतना कमज़ोर होता है, उस पर चढ़कर आप लड़की की खिड़की में कूद ही नहीं सकते. है ना. तो इसी तरह का बागी बलिया में मैंने देखा कि बहुत बढ़िया उन्होंने दो दोस्तों की कहानी ली है. कभी वो साइकिल पे जा रहे हैं,
कभी वो एक दूसरे के ऊपर लदके जा रहे हैं। और कहानियाँ थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए, मतलब बहुत बोझिल नहीं बनानी चाहिए। मुझे आज भी ये लगता है कि कहानियाँ थोड़ी थोड़ी सी जापानी और अमेरिकन कहानियों जैसी होनी चाहिए। वो लोग कहानी लिखते हैं जब आपके ऊपर कोई वज़न नहीं डालते हैं, मोमेंट्स लेते हैं, क्षण लेते हैं, ऐसे लम्हे लेते हैं जिन लम्हों के बारे में आप लिखना चाहते हैं। अभी एक बहुत प्यारी बात आपको बता रही हूँ, ये सच्ची बात है, आप चाहे तो लिखिए, मैंने नहीं की अभी तक कहानी, मुझे लगा मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते कि विशेष होप रही हूँ। एक हमारे मित्र थे इलाहाबाद के, बहुत अच्छे लेखक थे और बहुत अच्छे छायाकार थे, लक्ष्मीधर मालवीय है। वो जापान में रहते थे, उन्होंने जापान जाके एक और शादी कर ली। वो एक अलग कहानी है कि उनका यहाँ परिवार में बहुत, हिंदुस्तानी परिवार ने बहुत दुख पाया। चलिए, लेकिन जापानी पत्नी भी बहुत अच्छी थी उनकी, मैं मिली उससे। पत्नी उनसे बहुत छोटी थी क्योंकि वो उनकी स्टूडेंट थी जिससे उन्होंने शादी की। 2 बच्चे भी हो गए। अब लक्ष्मीधर जी की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को बड़े कूल तरीके से समझाया। बोलते थे वो, बड़ा खूबसूरत तरीके से बोलते थे, बहुत धीमे धीमे बोलते थे वो, और बात को बड़ा समझा कर बोलते थे। क्योंकि जीवन भर उन्होंने ओसाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी की थी, तो वो जानते थे धीमे धीमे इसलिए बोलते थे कि जापानी छात्रों को हिंदी पढ़ाना ज़रा ठहरे का काम है भाई, वो भाषा समझेंगे तभी तो बात समझेंगे आपकी। तो धीमे धीमे वो समझाते थे। पत्नी भी जापानी थी लेकिन जानती थी हिंदी। वो पत्नी से कहते थे कि देखो, जब मैं मर जाऊं, जापान में कोई ऐसा नहीं है जुलूस लेके निकलते हैं जैसे हिंदुस्तान में पूछा जाता है कि भाई उसके फ्यूनरल में कितने लोग आए, जैसे ये कोई जुलूस होता है या खेल होता है, इस तरह वहाँ इस तरह से नहीं होता है। तो उसने कहते को जब मैं मर जाऊँ तो तुम ऐसा करना कि एक उनके घर में एक पुशकार्ट थी जिसमें वो लोग घास वास फेंका करते थे। कहते मुझे पुशकार्ट में डालना तुम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भारी नहीं हूँ, और पुशकार्ट को लेके ग्रेवयार्ड तक जाना, और ग्रेवयार्ड में जाकर तुम वहाँ पर जैसे लिफ्ट का बटन होता है, वहाँ एक लिफ्ट होती है जो नीचे ले जाती है शव को। उन्होंने कहा मेरे शव तुम एक बटन दबा देना, शव नीचे चला जाएगा, उसके बाद तुम इंतज़ार मत करना, वो अपने आप दफना देंगे, दफना देंगे, वहाँ पर स्टाफ अलग होता है, और तुम बच्चों को लेके घर आ जाना। अगर बच्चे सो रहे हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, तुम अकेली चली जाना, तुम अभी जवान हो, तुम ये काम कर सकती हो। अब मैंने उनके निधन के बाद मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनकी पत्नी से पूछूं कि क्या उसने उसी तरह से शवदाह किया था। अब देखिए ये कितनी मार्मिक बात है, एक आदमी अपने शवदाह का भी पूरा इंतज़ाम समझा के जा रहा है। वही है जैसे यहाँ आजकल मैंने पढ़ा है, उदय प्रकाश की एक कहानी में है कि वो 56 तोले की करधनी या कौन सी कहानी उसकी है ना, उसमें यह है कि एक बूढ़ी है, वो एक अंधेरे कमरे में रहती है नीचे, और वो बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करती रहती है। पता चले वो अपने दाह कर्म के लिए इकट्ठी कर रही है। लेकिन मुझे इस तरह की कहानियों से थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मैं विषमता को क्रूरता की हद तक नहीं ले जा सकती। मुझे ये अच्छा लगता है कि कहानी पढ़ के आपके अंदर जीने की आकांक्षा हो और आप कुछ खुश और हल्के हो। मुझे न जाने क्यों वो साहित्य मनहूस लगता है जो आपको लगातार निराशा की ओर धकेले। ये मेरा अपना तरीका है। मुझे लगता है और इतनी चीज़ें हैं आपको निराश करने वाली, इतनी महंगाई है, इतनी रुसवाई है, इतनी उदासी है, उस सब के बीच में आप साहित्य को भी ऐसा बना दो तो ये तो बहुत गलत बात है जी। लेकिन मैंने तुमको वही विषय बता दिया। अच्छा थैंक यू, जी थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। कोई और सवाल हो तो फिर उसके बाद हम लोग। नमस्ते मैम, मेरा नाम शांभवी है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की छात्रा हूँ। मास जरा जोर से बोले, थोड़ा
पास में माइक करके। नमस्ते मैम, मेरा नाम शाम्भवी है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला ये सवाल है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परिस्थिति आती है जहाँ पे हम सोचते कि अच्छा इस पे हम कुछ लिख सकते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि बहुत सारी परिस्थिति होती है जहाँ पे हमें लगता है अच्छा ये कहानी हम लिख सकते हैं इस पे, तो उस कन्फ्यूजन को हम कैसे हटा सकते हैं? फिर से एक बार रिपीट करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, कंफ्यूजन है उसको कैसे वो कैसे हम चॉइस कर सकते हैं कि हाँ इस पे हम लिख सकते हैं? नहीं, तुम्हारा देखो एक मिनट, तुम्हारे सवाल में ये स्पष्ट नहीं है कि ये फैमिली कन्फ्यूजन है या ये वर्क लाइफ कन्फ्यूजन है या स्टूडेंट लाइफ कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ कन्फ्यूजन, हाँ जाहिर है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा संकट का काल होता है विद्यार्थी काल, है ना, क्योंकि आप पहली बार घर से निकल रहे हैं और आप नए प्रभावों के बीच में जा रहे हैं। अभी तक आपने खाली अपने आसपास के दोस्त देखे थे और आपने केवल अपने माता पिता और भाई बहनों को देखा था, और जब आप विद्यार्थी हैं, आप एक कक्षा में हैं, तो आपके साथ 60-70 कम से कम बच्चे और पढ़ते हैं, वो भी आप ही की उम्र के हैं, और आपकी और उनकी एक स्पर्धा भी है। आप ये नहीं कर सकते कि अपने नोट्स पूरे के पूरे किसी को दे दे, समर्पित कर दे कि लो तुम ले लो, इसमें से उतार लो, जाहिर है ना। और आपके जो अध्यापक हैं वे भी तरह तरह के होते हैं, कोई कम प्रिय होता है, कोई मम प्रिय होता है, कोई जनप्रिय होता है, और उनके बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे फेवरेट होते हैं। मुझे याद है मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो जो हमारे फेवरेट नहीं थे ना, उनकी क्लास में जाते ही नहीं थे हम, उनका सब्जेक्ट ही रह जाता था हमारा। हम कहते इतना बोरिंग पढ़ाते हैं, कौन इनके क्लास में जाएगा। और एक प्रोफेसर थे, जब हम कहते थे उनसे कि आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, वो कहते थे चलो तुम लोग को कॉफ़ी पिलाता हूँ, कैंटीन चलते हैं। तो कैंटीन में इसी तरह का हरा लॉन था हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हम कॉलेज बैठ जाते थे घास में और कॉफ़ी पीते हुए हम पढ़ते थे, और हमको फिक्शन इतनी अच्छी तरह समझ में आता था। आज जो फिक्शन में लिखती हूँ या फिक्शन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, उसके पीछे प्रोफेसर कंवर का बहुत हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमारी क्लास कॉफ़ी पिलाते हुए उन्होंने हमारी क्लास ली। तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है ये कि आपको किस तरह के टीचर मिलते हैं जीवन में, आपको किस तरह के दोस्त मिलते हैं। दोस्त भी होते हैं कई बार बड़े दगाबाज दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे दगाबाज मिल जाते हैं कि आपको जीवन से ही आस्था निकल जाती है आपकी, है ना। और कई बार ऐसे दोस्त मिलते हैं आपको जो आपके ऊपर पूरा जान लुटाने वाले, माल लुटाने वाले, जान लुटाने वाले, है ना, ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं। तब आपको जीवन जीने योग्य लगता है। मुझे याद है कितनी ऐसी सहेलियाँ मेरी थी कि हम दोनों के दोनों पैदल, पुणे में भी मैं पढ़ी हूँ स्कूल में, तो हम इतना लंबा रास्ता था मेरे घर से और स्कूल का, दस्तूर स्कूल में मैं पढ़ती थी, इतना लंबा रास्ता था और हम लोग बातें करते हुए जाते थे और हमें लगता था कि स्कूल जल्दी आ गया, जबकि बहुत दूर, मेरे ख्याल 2.5 मील तो था कम से कम स्कूल, वो कैंप में था और मैं ताड़ी वाला रोड पर रहती थी और वो लड़की भी वहाँ बीच में मिलती थी स्टेशन पे मुझे, और हम जाते थे। तो देखिए ये जो परिस्थितियाँ हैं जो आप कह रही हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, आसान कुछ भी नहीं रहता है। एक बार बड़े हो जाओ ना, 5 साल के हो जाओ, स्कूल में जाने लगो, तब परिस्थितियाँ इतनी खिलंदड़ी नहीं रहती हैं, इतनी आसान नहीं रहती हैं, और उन्हीं के बीच में से देखो हम रास्ता निकालते हैं, तभी तो आज इतनी बड़ी हो गई, है ना। तो यानी जीवन को जीने योग्य तो तुमने समझा, और अभी भी समय पर भूख लगती है, समय पर कॉलेज जाते हैं, समय पर जॉब मिलेगी, कोई ना कोई आकांक्षा है मन के अंदर कि हम भी योग्य बनेंगे भाई। अगर आपका भाई डॉक्टर है तो आप कम से कम प्रोफेसर तो बनेंगे।
तो ये जो बात है ना, ये आपके अंदर एक स्पर्धा महसूस करनी चाहिए। आपके परिवार में दूसरे लोग क्या बने हैं। आपके पिता रोज सुबह उठ के दफ्तर जाते हैं, आपकी माँ भी कहीं ना कहीं या तो काम करती है और कुछ नहीं तो घर संभालती है, वो आप सबको सही सही समय पर भेजती है। तो ये सारी स्पर्धाएं हैं, इन्हीं स्पर्धाओं को जीतना भी पड़ता है। तो जीवन के कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ही ठीक किए जाते हैं थोड़े थोड़े। हर समय प्रकृति की गोद में नहीं बैठ सकते हम। प्रकृति ठीक है, दिख रही है, बैकग्राउंड में दिख रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता साल वृक्ष इसमें से कौन सा है। मैं अभी जानना चाहती हूँ साल वृक्ष कौन सा है। मैं खाली आम अमरूद ने एक नया जो है जामुन ये सब पहचानती हूँ। सब लोग हम लोग साल वृक्ष को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, नमस्कार मैडम, अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ। हाँ, अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ, मुकेश कुमार नाम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने हिंदी साहित्य के दो जगहों का हम लोग हमेशा नाम लेते हैं, एक इलाहाबाद और जो प्रयागराज है, और एक दिल्ली, जहाँ पे ये सारे जो महान कहानीकार थे जैसे कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर वगैरह मिलते थे, जैसा कि आपने बताया। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अनीता राकेश की बात आपने की, तो क्या ये जब ये जो युगल थे, जैसे कि चंपा वैद मैडम हैं, कृष्ण बलदेव वैद हैं, आप हैं, रविंद्र कालिया सर हैं, अनीता राकेश, मोहन राकेश थे, तो ये जो युगल लेखक द्वय हैं, क्या ये दोनों के रचना धर्मिता पे प्रकाश मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस डालते हैं, किस तरह से डालते हैं? और चूँकि आप एक काफ़ी बुजुर्ग लेखिका हैं अब, और काफ़ी दिनों से मैंने आपकी अर्ली स्टोरीज भी पढ़ी हैं जिसमें टैबू वगैरह की भी चर्चा है बहुत। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि जैसे नदी का एक जीवन होता है, उसी तरह रचनाकार का भी जीवन होता है, और मैच्योरिटी के आसपास जब वो समंदर से मिल रही होती है नदी, तो क्या सवाल आपका आ गया समझ में कि मैडम जो मैच्योरिटी का लेवल है राइटिंग का, वो कैसा है अभी आपके लिए? जी, बहुत अच्छा दिलचस्प सवाल है आपका। हाँ, हम दोनों लिखते थे, लिखने की वजह से ही दोस्ती हुई थी। लेकिन आपको ये बता दें कि हमारा एक दूसरे के साथ ना तो कभी लेखन में टकराव हुआ आज तक, और ना ही कभी दोहराव हुआ, क्योंकि रवि की विषय वस्तु बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ज़्यादातर निम्न वर्ग पे लिखा है, या उन्होंने कामकाजी दुनिया की विषमता पर लिखा है। निम्न वर्ग पे उनका पूरा उपन्यास है, खुदा सही सलामत है। अच्छा, मैंने इतना नहीं लिखा। मैं शायद अल्पसंख्यकों के निम्न वर्ग को या उनकी मुसीबतों को उतनी गहराई से नहीं जान पाई। मुझे संबंधों की विषमता ज़्यादा अपील करती है। स्त्री होने के नाते मेरा बहुत स्त्रियों से ताल्लुक़ रहा है, लड़कों से भी रहा है, लेकिन स्त्रियों से बहुत रहा, परिवारों से रहा है। और मैं उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस देखती थी, वो मुझे हमेशा प्रेरित करते थे लिखने के लिए। तो हमारे बीच में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ईगो का कभी टकराव नहीं हुआ, क्योंकि रवि लिखते थे जिस समय मैं कॉलेज चली जाती थी, उस समय लिखते थे, और मैं रात में लिखती थी जब रवि सो जाते थे। तो हम एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते थे। फिर रवि हमेशा लिखने के बाद छोटी पत्रिकाओं में छपते थे, जिसे लघु पत्रिका कहते ना। वो ढूंढते थे कि जो सबसे कम सर्कुलेशन की पत्रिका है, लघु पत्रिका है, जिसका जीवन काल 6 महीने भी नहीं होता है, उसमें लिखते थे वो। और मैं हमेशा लोकप्रिय पत्रिकाओं में लिखती थी, जिनको आप व्यावसायिक पत्रिकाएं भी कह सकते हो। मुझे अखबारों में लिखने से भी कभी परहेज नहीं रहा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लेखक को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मेरे अंदर ये नखरा नहीं है कि मैं साहित्यिक पत्रिका में ही छपूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक जन जन को हम शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक साधारण जन तक हमारी बात नहीं पहुँचेगी, अखबार तो रोज़ हर एक के दरवाजे पर आता है। तो मुझे आज भी ये लगता है कि अखबार सबसे बड़ा माध्यम है। कोरोना काल में भले ही अखबार कुछ दिनों के लिए बंद हो गए, फिर भी डिजिटल में, मैक्स स्टार में सब पढ़ते हैं हम लोग, सारे अखबार।
तो आप ये देखिए कि मैं ये मानती हूँ कि लेखक को अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचानी चाहिए, और रवि ये मानते थे कि लेखक को अपनी बात अपने साहित्यिक बंधुओं तक से पहले पहुँचानी चाहिए। तो ये दोनों का बहुत बड़ा अंतर था, और इसको लेकर कभी हमारे यहाँ तनाव भी नहीं हुआ। बच्चे भी मजाक ही करते थे कि मम्मी तो कमर्शियल राइटर है और पापा लिटरेरी राइटर हैं, ये कहते थे वो। लेकिन मैंने कभी इस बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी लिखने का नखरा नहीं पाला। मतलब मेरे तो सिर पे ड्रम बजाते रहते थे बच्चे, और मैं प्रेम कहानी लिखती रहती थी। मेरे को उपन्यास का नाम ही है प्रेम कहानी, तो मैं लिखती रहती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से, क्योंकि एक बार आप अभ्यस्त हो जाएं और आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप अपने पात्र को जी रहे हैं। आपने जो पात्र बनाया है, अब वो डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर की दुनिया में आप प्रवेश कर गए, अब उसके बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, सारा कुछ। मेरे साथ तो मेरी मदर इन लॉ भी रहती थी, जिन्हें चाई जी कहते हैं पंजाबी में। रवि की माता जी मेरे साथ रहती थी, तो हमारा ऐसा प्रेम विवाह है कि जिसके लिए अब मैं शेष कथा जो किताब लिख रही हूँ, रवि कथा का दूसरा भाग, उसमें मैं यही लिख रही हूँ कि पता नहीं लैला के कोई सास थी कि नहीं, लेकिन हम लैला मजनू के बीच में सास ज़रूर थी। और इसलिए आप सोच सकते हैं, और दो संस्कृतियाँ अलग अलग थी। रवि पूरे पंजाबी संस्कृति में पले बढ़े, वही खान पान उनका था, और मैं पक्की अग्रवाल तोरई लौकी घिया खाने वाली, है ना। तो आप सोच सकते हैं हम दोनों के बीच में कितनी चीज़ों के फासले तय किए होंगे हमने, लेकिन हमारे अंदर कभी एक दूसरे के साथ कोई टकराव नहीं हुआ कभी किसी चीज़ को लेकर। इन बातों को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन लेखन की दुनिया में हमारे बीच में ज़रा सा भी कोई अंतर नहीं था। बाकी रवि बड़े खुश होते थे जब कोई कहता था रवि से कि ममता परिवार के विरुद्ध कहानियाँ लिखती है, विवाह के विरुद्ध लिखती है, आपको कैसा लगता है? अच्छा। तो रवि कहते थे ये बातें मुझे मेरे कपड़ों को भी नहीं छूती, क्योंकि ममता एवरेज पुरुष के बारे में लिखती है और मैं एवरेज नहीं हूँ। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो हमारा अलग शेल्फ है, क्योंकि अगले सत्र का समय हो गया और उसका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आप आए और बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही है हम सभी की ओर से। आपका बहुत अच्छा लगा आशुतोष जी आपसे बात करके, और आप सब रांची वासियों को मेरा बहुत प्रेम और नमस्कार। Thank you so much, Mamta ji, Ashutosh ji. I'm sorry this is all the time we had for question and answers for this session, but Mamta ji is here with us tomorrow as well. So if you want to come back, then you can ask your question tomorrow.